हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम MPPSC 2020 प्री की यूनिट 10 यानी कि विभिन्न आयोग सीरीज का फोर्थ लेक्चर यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आयोग की परिचय, शक्तियाँ, कार्य संबंधी अनुच्छेद व अन्य विभिन्न तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी समय का वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। कई जगह मैंने देखा है, कई जगह ये फैक्ट है कि इसका गठन 27 अक्टूबर 1956 को हुआ, यानी 4 दिन का डिफरेंस है। तो 4 दिन का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि 27 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित हुआ था, यानी इसके बनने की अधिसूचना 27 अक्टूबर 1956 को दी गई थी। लेकिन इसका गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को राज्य बनने के साथ ही हुआ था, क्योंकि बिना राज्य बने उसका लोक सेवा आयोग कैसे बन सकता है। तो जहाँ तक अगर क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले 1 नवंबर 1956 टिक करना है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको 27 अक्टूबर 1956 टिक करना है, वो भी सही होगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आर्टिकल की कटिंग लगाई है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 से राज्य के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचना संख्या 59/656 SR2 दिनांक 27 अक्टूबर 1956 के अनुसार किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों डेट दे रखी है, साथ में ये भी बता रखा है कि किस धारा, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होता है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष DB रेग्गे थे, जो कि हम सभी को जानकारी है। क्या राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है? राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। जैसे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, उसी के साथ में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है संविधान में, तो इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 315 में हर राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 315 से 323 तक आयोग के बारे में विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। इसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। संविधान में दिए गए प्रावधानों के आधार पर ही संविधान में दिए गए प्रावधानों के आधार पर तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3), जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इतिहास, जो हमने संघ लोक सेवा आयोग या UPSC का इतिहास देखा था, उसी के साथ 1926 1 अक्टूबर 1926 से राज्य लोक सेवा आयोग या प्रांत लोक सेवा आयोग का भी इतिहास शुरू हो जाता है। तो ज़रा सा ब्रीफ में हम उसको कवर कर लेंगे, ये ज़्यादा लंबा नहीं है। तो 1 अक्टूबर 1926 को केंद्र और राज्य दोनों के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन सर्वप्रथम 1937 में किया गया। तो ये सबसे IMP चीज़ है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन राज्यों में सेपरेटली या अलग से किया गया। इसके पहले जो 1926 में आयोग बना था, वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए परीक्षा का आयोजित कराता था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो बना था, वो दोनों के लिए एग्ज़ाम आयोजित करवाता था। लेकिन प्रांतों के लिए सबसे पहली बार 1937 में प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद हम जैसे देखते हैं 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। चूँकि हमारे जो राज्य थे उस समय अस्तित्व में नहीं आए थे, हमारे राज्य जो है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के बाद ही अस्तित्व में आए थे, इसलिए इस समय राज्य लोक सेवा आयोग का गठन नहीं किया गया। ठीक है। तो 1947 से 1956 तक सिविल सेवाएं कैसे आयोजित होती थी? तो 1947 से 1956 तक मध्य भारत, आप जानते ही है कि मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और सेंट्रल प्रोविंस बरार, इन 4 राज्यों या भागों से मिलकर बना है। तो उनमें से एक जो भाग था जिसे मध्य भारत के नाम दिया जाता है, जिसकी राजधानी ग्वालियर थी। तो मध्य भारत के लिए मध्य भारत आयोग परीक्षा का आयोजन करवाता था,
जबकि भोपाल राज्य व विंध्य प्रदेश जो कि सेपरेट स्टेट थे उस समय, इनके लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन केंद्रीय लोक सेवा आयोग ही करवाता था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मैं आपको बार बार ये लाइन रिपीट करवा रहा हूँ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगर ऑप्शन में 1 नवंबर 1956 नहीं आए तो 27 अक्टूबर 1956 भी सही होगा, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें पहले 1 नवंबर 1956 टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिचय, वन लाइन फैक्ट जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस है। गठन फिर से 1 नवंबर 1956। प्रकृति, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। अब तक हमने जो चारों आयोग पढ़े हैं वो संवैधानिक ही है ना। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग चारों संवैधानिक निकाय है, तो इसमें कोई अभी तक कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। कार्य क्या होता है? प्रवेश परीक्षा, जैसा कि मैंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग में बताया था, लोक सेवा आयोग का कार्य एकमात्र होता है परीक्षाएं आयोजित करवाना। प्रशिक्षण, परीक्षा के पश्चात जो प्रशिक्षण होता है, पदोन्नति होता है, उसमें लोक सेवा आयोग का कोई कार्य नहीं होता है। तो प्रशिक्षण जो होता है वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सदस्य संख्या, वर्तमान में कहीं भी संविधान में सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की हुई है, मतलब सदस्य संख्या दी नहीं गई है कि इतनी सदस्य होंगे, 1 सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे, ऐसा कहीं नहीं दिया गया। इसलिए सदस्य संख्या समय समय पर चेंज हो सकती है। वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य के पद हमारे राज्य लोक सेवा आयोग में है। योग्यता, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि आयोग के सदस्यों को 10 वर्षों कार्य का अनुभव होना चाहिए। मैंने कल बताया था कि सारे सदस्यों को केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आयोग के सिर्फ आधे सदस्यों को केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों के कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो जैसे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग में यूपीएससी में 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं, तो 10 के आधे कितने हो गए? 5। तो सिर्फ 5 सदस्यों को केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मात्र 4 सदस्य है, 1 अध्यक्ष है, 4 सदस्य है, तो 4 के आधे कितने होते हैं? 2। तो 2 सदस्यों को राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन 10 वर्षों के कार्य का अनुभव होना चाहिए। जितने भी सदस्य होंगे उसके आधे सदस्य हो। आगे बढ़ते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये वन लाइन फैक्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इनको आप रट लीजिए कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। त्यागपत्र, अगर सदस्य अपना पद छोड़ना चाहते हैं या अध्यक्ष अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसमें सब कंफ्यूज हो सकते हैं। चाहे वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग हो या चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, जब उनको हटाना होगा तो जो हटाने की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति ही शुरू कर सकता है या राष्ट्रपति ही उन्हें पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति कैसे पद से हटाएगा? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात ही संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे नियुक्ति और त्यागपत्र तो राज्यपाल के पास ही जा रहे हैं, लेकिन जो हटाने का काम है वो राष्ट्रपति देख रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग चीज़ है और थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। स्थापना 1 नवंबर 1956। अब तक तो आपको याद हो क्या होगा? आधार संवैधानिक। मुख्यालय इसका इंदौर में है। ज़्यादातर हमारे मध्य प्रदेश के 80 से 90% जो जितने भी आयोग, दफ्तर और विभिन्न विभाग हैं उनके जो मुख्यालय हैं वो भोपाल में है, लेकिन सिर्फ कुछ संस्थाओं के मुख्यालय जो है ग्वालियर, जबलपुर या फिर इंदौर में। तो भोपाल के अलावा जितनी भी जगह है जहाँ पे किसी चीज़ का मुख्यालय है तो वो सीधे सीधे IMP हो जाती है। तो इसलिए और फिर तो ये तो लोक सेवा आयोग है, तो इसका मुख्यालय इंदौर में है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और अगर हमारा सिलेक्शन किसी भी व्यक्ति का राज्य लोक सेवा आयोग में सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू के लिए उसे इंदौर जाना पड़ता है, राज्य लोक सेवा आयोग के मुख्यालय में। ठीक है,
आयोग के द्वारा पहली परीक्षा का आयोजन 1958 में किया गया। 1956 को इसका निर्माण हुआ। 2 साल के बाद इसने पहली परीक्षा आयोजित करवाई थी। अध्यक्ष देख लेते हैं। अध्यक्ष आ सकते हैं। पहले अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष DB रेगे थे। पहली महिला अध्यक्ष, अब तक कोई महिला अध्यक्ष रही नहीं है हमारे राज्य लोक सेवा आयोग में। ये आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। हमने इससे पहले जो देखा था राज्य निर्वाचन आयोग, तो उसमें भी कोई महिला अध्यक्ष नहीं थी। राज्य लोक सेवा आयोग, उसमें भी कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही। तो ये थोड़ा सा इजी है। वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो पद अभी रिक्त है। ठीक है। लास्ट जो इसके अध्यक्ष थे वो थे 70वें भास्कर चौबे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को, यानी कि पिछले साल के एंड में ख़त्म हो गया है। उसके बाद से ये जो पद है ये रिक्त है। तो फिर आप पूछेंगे कि राजेश लाल मेहरा कौन है? तो राजेश लाल मेहरा जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य है जो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पे है। वो परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, वो सिर्फ कार्यवाहक अध्यक्ष है। तो थोड़े समय के लिए है, जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं हो जाती। ठीक है। वर्तमान संरचना, तो अभी देख लेते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग में कौन कौन से पद पर कौन कौन से व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो राजेश लाल मेहरा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सदस्य जो हैं 4 सदस्य होते हैं। पहले है चंद्रशेखर रायकर, दूसरे है रमन सिंह, तीसरे है देवेंद्र जी, और चौथा एक पद रिक्त है। ये पद रिक्त क्यों है? तो राजेश लाल मेहरा जो कि चौथे सदस्य थे, वे अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इसलिए ये पद अभी रिक्त है। सचिव वंदना वैद्य, उप सचिव राखी सहाय, दोनों महिलाएं हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। संबंधित अनुच्छेद, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग या UPSC में जो सारे अनुच्छेद थे वही अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग में भी होंगे। मैं इन अनुच्छेद के डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, नहीं तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। जब हम सारे लोक सेवा आयोग कर लेंगे और अगर वक्त बचा तो ये सारे जो 315 से 323 तक सारे जो आयोग है इनकी डिटेलिंग में हम चले जाएंगे, इनको डिटेल से भी पढ़ लेंगे। अगर आपको ये आयोग ये सारे अनुच्छेद डिटेल में पढ़ने हैं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो अनुच्छेद 315 देख लेते हैं। संघ तथा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जो वर्णन है कि आयोग होगा वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो 315 में है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। तो सदस्यों की नियुक्ति और जो कार्यकाल होगा वो कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 316 में। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कार्यकाल भी राज्यपाल डिसाइड करता है। अभी जो कार्यकाल है वो हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 316(2) में कार्यकाल या पदावधि होती है। तो वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग की जो पदावधि है वो 6 वर्ष और 62 आयु, यानी कि 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु ये है। ठीक है। तो अध्यक्ष हो या सदस्य, वो या तो नियुक्त होने के 6 वर्ष में रिटायर हो जाएगा या फिर 62 वर्ष उम्र प्राप्त करने के बाद वो रिटायर हो जाएगा। UPSC में यही आयु 6 वर्ष या 65 आयु है ना। ठीक है। तो सिर्फ 3 साल का डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। अध्यक्ष और सदस्य की सेम है, तो इस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी, यानी कि सदस्य को हटाना। तो ये कहाँ पे है? अनुच्छेद 317 में। ठीक है। तो हटाए किसके द्वारा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो राष्ट्रपति हटाएगा वो किसकी जांच के आधार पर हटाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर हटाएगा। आप यहाँ पे हाई कोर्ट मत लगा देना। ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल, ठीक है, निलंबित राज्यपाल कर सकता है उसको, त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाएगा। लेकिन अगर हटाने की बात आ जाएगी तो वहाँ पे राष्ट्रपति आएगा। और किसकी जांच के आधार पे? तो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पे। तो ये दोनों बड़ी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और रीज़न क्या रहेगा? साबित कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकता है। ठीक है। इसके अलावा 317 आर्टिकल 317(3) जो है उसमें अध्यक्ष और सदस्य को हटाने के अन्य आधार भी दे रखे हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। यानी कि वो पागल या दिवालिया हो जाए, तो अगर किसी ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि वो पागल या दिवालिया है, तो उसके बाद उसको हटाने का आधार मिल जाता है।
या फिर वो अन्य वेतनिक कार्य में लगा हो, निर्लिप्त हो, यानी कि जिस पद पर वो है उसके अलावा किसी अन्य कार्य से वो पैसे कमा रहा हो जिससे उसको वेतन मिल रहा हो, ठीक है। तो वो नहीं कर सकता, दो पद पे एक साथ नहीं रह सकता, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 318 सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। तो ये नियम बनाने की शक्ति किसके लिए है? तो वो राज्यपाल के लिए, ठीक है। तो संविधान में कहीं भी सदस्य संख्या नहीं दे रखी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वेतन भी कहीं पर नहीं बताया नहीं गया है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कितने सदस्य रहेंगे? ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना वेतन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को मिलेगा? तो इसके लिए राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 318 में कि वह नियम बना सकता है, ठीक है। वेतन के लिए और सदस्य संख्या के लिए राज्यपाल नियम बना सकता है। तो इसके लिए क्या मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसके लिए नियम बनाए हैं? तो जी हाँ, राज्यपाल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियम 1973 बनाया है, ठीक है। ये एक बार याद कर लेना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियम 1973, यानी कि जब हमारा राज्य लोक सेवा आयोग बना 1956, उसके 17 साल बाद यानी 1973 में जाके ये नियम बना, ठीक है। नियम शर्तों का अधिनियम 1973 में लाया गया, ठीक है। इसके अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 7 होगी। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 4 है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सदस्य संख्या मात्र 7 हो सकती है, ठीक है। भविष्य में वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए संशोधन करना होगा। इसके अलावा वेतन, अभी तक हमने इसमें वेतन नहीं बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन कितना होगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन जो होगा वो राज्य राजस्व विभाग के अध्यक्ष के बराबर होगा, तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का वेतन कितना होगा? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का वेतन राज्य राजस्व विभाग के सदस्य के वेतन के बराबर होगा। तो ये जितना वेतन राजस्व विभाग के अध्यक्ष का है उतना ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, जितना वेतन राजस्व विभाग के सदस्य का है उतना ही वेतन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का होगा। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर रहने के लिए रोक। जैसा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग में भी था कि कोई भी व्यक्ति जिस पद पर है, पद की सीमा समाप्त होने के पश्चात उसी पद पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो सदस्य है तो वो अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन कर सकता है या वो पद पर जा सकता है, लेकिन वो पुनः सदस्य नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष रहता है वो एक बार अध्यक्ष के पद से रिटायर होने के बाद कौन से पद धारण कर सकता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन गया, या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का सदस्य बन गया, या अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे मध्य प्रदेश का अध्यक्ष था तो वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ये 3 क्षेत्रों में जा सकता है, लेकिन वो पुनः मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सकता। इसी प्रकार सदस्य के रूप में देखें तो अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य है, उसकी एक बार सीमा समाप्त हो गई तो वो यूपीएससी या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है, या अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग है जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनका अध्यक्ष बन सकता है। और उसके बाद ये तीनों ऑप्शन जो है अध्यक्ष और सदस्य दोनों में सेम है, लेकिन सदस्य के पास एक चौथा ऑप्शन भी है, वो जिस राज्य में अभी सदस्य के रूप में कार्यरत थे उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है। तो ये उसके पास एक ऑप्शन ज़्यादा आ जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। तो लोक सेवा आयोग के कार्य जो होते हैं, सेवाओं की नियुक्ति, सेवा के नियम बनाना, परीक्षा प्रणाली बनानी, ठीक है। तो ये सारे कार्य होते हैं। वो कभी भी प्रशिक्षण नहीं करवाता है, एक बार भर्ती हो जाने के बाद उसका कार्य समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, ठीक है।
तो लोक सेवा आयोग के कार्यों को बढ़ाना, जैसे कि मैंने बोला सिर्फ उसके भर्ती कराने का कार्य है। एक बार भर्ती हो जाती है, एक बार परीक्षा हो जाती है, परिणाम आ जाता है, उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य खत्म हो जाता है। यदि इनके कार्यों को बढ़ाना है तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के कार्यों को बढ़ाना है तो उसके लिए संसद में विधेयक लाना पड़ेगा, और राज्य लोक सेवा आयोग का अगर कार्यों को बढ़ाना है तो राज्य विधानमंडल में उसके लिए विधेयक लाना पड़ेगा। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का व्यय, जैसा कि मैंने बताया था कल, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित होगा, राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर आधारित होगा। और मैंने कल ये क्वेश्चन भी पूछा था अंत में कि जो संचित निधि है वो कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो संघ की हो या राज्य की हो, दोनों की जो संचित निधि है वो अनुच्छेद 266 या 266 में है। तो जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के, वो भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर पारित होते हैं, और इनके ऊपर संसद में या राज्य विधानमंडल में मतदान भी नहीं होता। अनुच्छेद 323 जो लास्ट अनुच्छेद है, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन व रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं लोक सेवा आयोग है, वर्ष भर जो कार्य करता है उनकी रिपोर्ट या उनका प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। ठीक वैसे ही जैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग वर्ष भर के कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति यूपीएससी की रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में प्रतिवर्ष पेश करता है। आगे बढ़ते हैं, विशेष देख लेते हैं। पदावधि, जैसा कि हमने देखा कि अध्यक्ष की जो पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु, ठीक उसी तरह सदस्य की वर्ष या 62 वर्ष आयु। यह अनुच्छेद 316 सब सेक्शन 2 में दिया गया है। यूपीएससी में सिर्फ यहाँ पे 62 की जगह 65 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज होने की बात ही नहीं है। अध्यक्ष व सदस्य पुनः उसी पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं होते हैं, अनुच्छेद 316 सब सेक्शन 3। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वो किसी अन्य पद पर नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। हर राज्य का अपना लोक सेवा आयोग अलग होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अलग होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अलग होगा, गुजरात का अलग होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष अब तक कोई महिला नहीं बनी है, तो किसी महिला को अध्यक्ष बनने का अभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अनुच्छेद 317 एक ए के तहत राज्यपाल कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अभी वीडियो में बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का वर्तमान में कोई भी अध्यक्ष नहीं है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष जो कि राजेश लाल जी मेहरा है, तो वो किस अनुच्छेद के आधार पर वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिचुएशन ऐसी है कि वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है। तो ये आर्टिकल बहुत ही रिलेवेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अनुच्छेद 317 एक ए के तहत राज्यपाल कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जो वर्तमान में राजेश लाल जी मेहरा है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं राज्य की संचित निधि पर पारित होती है, जो कि अनुच्छेद 266 266 में वर्णित है। राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को वेतन व सदस्य संख्या नहीं दी गई है। तो क्या हुआ, राज्यपाल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियम 1973 बनाया है, जिसमें बताया गया है कि सदस्य संख्या 7 से ज़्यादा नहीं होगी। वह वेतन किसके बराबर होगा, तो मध्य प्रदेश राज्य सेवा के अध्यक्ष व सदस्यों के बराबर होगा। 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? जब हम अनुच्छेद पढ़ते हैं तो हम भाग भूल जाते हैं, जब हम भाग पढ़ते हैं तो अनुच्छेद भूल जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लगाने इम्पोर्टेंट है। तो भाग 13, भाग 14, भाग 15, भाग 16। तो सही आंसर है आंसर बी, भाग 14। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णित है, जो कि आर्टिकल 308 से 323 तक वर्णित है। हम जब संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 315 से 323 पढ़ते हैं, लेकिन जो भाग 14 है पूरा वो 308 से 323 तक वर्णित है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसा ही आंसर है। तो लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का तो बिल्कुल काम ही नहीं है राज्य लोक सेवा आयोग में। मुख्यमंत्री का भी अभी पूरे वीडियो में आपने देखा कहीं से कहीं तक कोई नाम ही नहीं है, बचे हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो मैंने आपको बताया था कि नियुक्ति, निलंबन अगर हुआ या त्यागपत्र देना हुआ तो वो राज्यपाल के द्वारा होगा सिर्फ। ठीक है। राज्यपाल अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है? ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी आर्टिकल में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तो दी ही नहीं गई। ठीक है। अगर नहीं दी गई है तो उनकी निर्धारित तो करनी पड़ेगी। निर्धारित करने का निर्देश कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आप बता पाएंगे। तो अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318। ठीक है। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मतलब आप वीडियो बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। इसका आंसर है अनुच्छेद 318, डी आंसर है इसका। भारतीय संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कहीं नहीं दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 318 जिसमें अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें हैं उसमें वर्णित किया गया है कि अध्यक्ष व सदस्य की संख्या व वेतन का निर्धारण राज्यपाल अपने विवेक अनुसार करेगा। इसी अनुच्छेद का सहारा लेते हुए राज्यपाल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियम 1973 बनाया, जिसकी धारा 3 के अंतर्गत सदस्यों की अधिकतम संख्या 7 होगी। ठीक है। धारा 4 के अंतर्गत वेतन का उल्लेख किया गया है, जैसा कि मैंने बताया कि अध्यक्ष का वेतन मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग के अध्यक्ष के बराबर होगा व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का वेतन मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग के सदस्य के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? सबसे आईएमपी, या अगर मैं आईएमपी बोलूँगा तो ये वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल पद से हटाना है। ठीक है। तो जब मैंने बताया था कि नियुक्ति, निलंबन या त्यागपत्र देना होगा तो राज्यपाल, लेकिन अगर पद से हटाना है तो वो राष्ट्रपति ही करेगा। तो आंसर है बी, राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 317(a) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को साबित कदाचार के आधार पर हटा सकता है, वह भी सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया था? ठीक है। तो अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने इसमें नहीं पढ़ा है। ये कॉमन सेंस की बात है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग अगर 1956 में अधिसूचित हुआ था तो 1956 में राष्ट्रपति कौन था? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अगर आपने राष्ट्रपति याद किए होंगे तो इजीली ये आप इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन राष्ट्रपति था जब मध्य प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग को अधिसूचित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ही कोई भी अधिनियम लॉ बन जाता है। ठीक है। तो किस राष्ट्रपति ने अधिसूचित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर प्रणब मुखर्जी। ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और अगर आपकी इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी है या फिर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मयूर लक्ष्यकार 77, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ़ यू।